चलिए जी, हम लोग का लास्ट हो गया था आपका बुद्धा पीरियड, जैन पीरियड, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरीके से समझो कि जो बुद्धा और जैन पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद लोगों ने कबीला वगैरह जो होते थे उनको छोड़ करके एक प्रॉपर रेजिडेंस स्टार्ट किया, एक प्रॉपर स्थायी रूप से आप कह सकते हैं रहना शुरू किया। जब स्थायी रूप से रहना शुरू किया तो ऑब्वियस बात है बहुत सारे बड़े बड़े एरिया होंगे जो रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप हुए होंगे। उन एरिया को बेसिकली क्या नाम दिया गया है? उन एरिया को नाम दिया गया लगभग महाजनपद। किस नाम से डिनोट करते हैं उनको? महाजनपद के नाम से बोला जाता है। अब ध्यान से, तो सबसे पहले ये महाजनपद कौन होते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया, महाजनपद बेसिकली ये उस समय के वो एरिया हैं जो एरिया आफ्टर द बुद्धा एंड जैन पीरियड स्टार्ट होते। तो ध्यान से देखिए, द महाजनपद्स वर 16 powerful kingdom or republic that existed ancient India around 6th century. They were larger state formed after the decline of Vedic period, rise of urbanization, trade और political idea। यानी शहरीकरण, व्यापार और इसके बाद इनको डेवलप होने के बाद ये सारे सेक्शन होते हैं वो आपके क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। सिंपल है, जब लोगों ने पहले लोग आपके थोड़े होते थे, उसके बाद कुछ ज़्यादा लोग स्टार्ट हुए, ग्रुप बनाना शुरू हुआ, उसके बाद और तो इन सभी ने मिल करके कुछ छोटे छोटे शहर बनाए, अर्बनाइजेशन वाला काम। यही जो छोटे शहर थे उनको बेसिकली क्या नाम दिया गया था? महाजनपद के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। ये इमर्ज कब हुए हैं? 600 से 400 बीसी के आसपास। टेरिटोरियल स्टेट विद डिफाइंड बाउंड्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इनका जो क्षेत्र होता था वो कैसा होता था? निश्चित क्षेत्र होता था। ये सामने आपके हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूं। सम वर मोनार्की, मोनार्की का मतलब होता था राजतंत्र होते थे, मतलब राजा होते थे। अदर्स वर रिपब्लिक होते थे, इसका मतलब सीधे सीधे गणतंत्र होते थे। समझिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी राजा महाराजा के साथ गणतंत्र मतलब जनता चुनती थी। तो बहुत फेमस फिल्म्स का क्वेश्चन है कि ये जो 16 महाजनपद आपके हैं, ये 16 महाजनपद में गणतंत्र कौन सा है, रिपब्लिक कौन सा है? ठीक है, तो उसकी है आपको फैक्ट्स नोट्स में। राइज ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म आपका होता है फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर यूनिफिकेशन अंडर द मौर्य। मौर्य पीरियड सबसे आखिरी में समझेंगे। द 16 महाजनपद में सबसे पहला है अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्सक, अवंती, गांधार, कंबोज। ये आपके क्या है? याद रखिए 16 हैं, जिसमें से दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज 5 नंबर 6 नंबर। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? रिपब्लिक। यानी ये गणतंत्र थे। इनके जो राजा होते थे इनको चुना जाता था, बाकी जो होते थे वो सीधे राजा होते थे डायरेक्ट, ठीक है। इस वाली लिस्ट में एक चीज नोटिस करो, इसमें देखिए सामने नाम दिया है, उसकी कैपिटल दिया है और आज के समय का कहां दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड होती है, आज के समय का मतलब बहुत बार उठा हुआ है कि जो वत्स राज्य है वो वत्स राज्य आज के समय कहां पर है, ठीक है। तो खास करके यूपी में ये पूरा सेक्शन देखो, ये यूपी का आप देख रहे हो सेक्शन, ये पूरा सेक्शन यूपी का है। तो इसमें यूपी में पूछ रहा है कहां कहां पर है आपका, ठीक है। जैसे काशी है तो आज कहां है? बनारस में है। कौशल कहां है? उत्तर प्रदेश आज का एरिया होता है। वज्जी कहाँ पे है? वैशाली, जो बिहार वाला पोर्शन होता है। यूपी में देवरिया में मल्ल है, ठीक है। ये वाला सेक्शन होते थे। तो मैंने इसीलिए आपको बताया बहुत बड़े राज्य नहीं होते थे, बट छोटे 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 होते थे। यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में ये सारे आपके लिस्ट दी हुई है, 16 के 16 की लोकेशन दी हुई है। मोनार्की यहाँ पे कौन कौन से हैं, रिपब्लिक आपके कौन कौन से हैं। बाउंड्रीज आर अप्रॉक्सीमेट, ऑब्वियस बात है थोड़ा सा एरिया होता है, तो इसकी लोकेशन थोड़ी सी आपके लिए काम की है। तो इन 16 के 16 के नाम, इनकी कैपिटल और इनकी प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान में ये कहां पर, ये तीनों चीजें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो उठ चुके हैं, उठते हैं आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है लेड द फाउंडेशन ऑफ लार्ज किंगडम एंड एम्पायर इन इंडिया। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट है, दो चीजों को डेवलप करने का काम किया। पहला काम जो इन्होंने किया वो काम होता है राजतंत्र, मोनार्की वाला काम। साथ में पहली बार ये क्या लेकर के आते हैं? लोकतंत्र लेकर के आते हैं, डेमोक्रेसी मतलब वही याला जो रिपब्लिक वाला सेक्शन लेकर के आते हैं। और तीसरी चीज जो लेकर के आते हैं वो है स्थायी, परमानेंट सेटलमेंट वाला जो हिसाब किताब था वो भी इसको लेकर के आते हैं। 16 महाजनपद। तो कहां पर है 16 महाजनपद आपके सामने? कौन कौन से हैं? सिचुएशन होगी, ठीक है। इनकरेज अर्बनाइजेशन, ट्रेड, कॉमर्स एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियस है।
जब इस तरीके के शहर डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं, तो 3-4 चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं। सबसे पहला जो फोकस किया जाता है वो फोकस किस पे होगा आपका? व्यापार पर। दूसरा ऑब्वियस बात है किस पे फोकस होगा आपका? अर्बनाइजेशन पर। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? शहरीकरण पर आपका फोकस होगा। थर्ड जो फोकस होता है वो आपका क्या होगा? समाज पर, क्योंकि समाज भी आपका डेवलप होगा धीरे धीरे करके। और फोर्थ होता है डेवलपमेंट ऑफ सिटी, आप इसको बोल सकते हैं नगरों का विकास, नगरों का विकास पर। तो ये बेसिकली फोकस आपके एरिया थे इनिशियली जब महाजनपद स्टार्ट होते हैं। प्रमोटेड न्यू आइडिया इन पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड रिलीजन। जब इस तरीके के होंगे तो पॉलिटिक्स में भी नए आइडिया आएंगे, शहरों के मतलब जो धर्म होगा उसमें भी नई नई चीज़ें आएंगी, मंदिरों का निर्माण होगा, पूजा पाठ स्टार्ट होगी, कर्म जो होंगे वो सब आपके बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया बहुत ध्यान से। इनके मैप, इनकी कैपिटल, और सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न एरिया। इस पर एक शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा। ये स्लाइड तो आपको मिल ही जाएगी, तो आप इस पे बहुत जरूरी है, याद रखिए इस चीज़ों को कवर करना। प्रीलिम्स के लिए यूपीपीसीएस में बहुत अच्छे क्वेश्चन उठ जाते हैं महाजनपद के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो अब आते हैं, जब महाजनपद में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका एरिया था वो था आपका मगध। ठीक है, मेजर एम्पायर कौन सा था आपका? मगध। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मगध राज्य है, इस मगध राज्य को कायदे में जो डिनोट किया जाता है वो मौर्य डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। मौर्य डायनेस्टी थे, बाद में फिर इसी एरिया में गुप्ता आएंगे, बट मौर्य डायनेस्टी से पहले ऑलरेडी कुछ हमारे यहाँ पे इस एरिया में किंग थे, जिन किंग्स के बारे में आपको बेसिक्स है जिनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो डायनेस्टी स्टार्ट होती है उस डायनेस्टी का क्या नाम है? हर्यक डायनेस्टी के नाम से बोलते हैं। द फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ मगध। तो मगध की जो सबसे पहला राज्य था हर्यक है, फिर आई थिंक नाग डायनेस्टी है, फिर नंदा डायनेस्टी, और नंदा डायनेस्टी के बाद फिर आपकी मौर्य आती है। तो मौर्य अलग पढ़ेंगे, पहले तीनों डायनेस्टी के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड है आपका वो अप्रॉक्सीमेट 544 बीसी से 412 बीसी है, लगभग कितने साल? 132 साल का आपका रहा है। कैपिटल कहाँ रही है इसकी? कैपिटल इसकी रही है राजगृह में, मगध में। ओरिजिन ऑब्वियस बात है किसका है? मगध एम्पायर का। आज के समय का ये कहां पर है? बिहार में। इसके फाउंडर का नाम, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका उठता है वो हमेशा फाउंडर का नाम उठता है। तो फाउंडर कौन है इसके? बिंबिसार। नोट करते चलिए, इसके फाउंडर का नाम बिंबिसार। डायनेस्टी एंडेड आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट रूलर। सबसे आखिरी कौन रूलर है? उदयन। उसके बाद खत्म होती है। तो पहले कौन हो गए आपके? बिंबिसार, और लास्ट कौन है? उदयन। तो ये हुए आपके मेजॉरिटी फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगध। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट राजा के नाम आपके दिए हुए हैं। पहला है बिंबिसार, जो कि फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी हैं एंड द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ मगध। प्रथम, कभी भी आपसे पूछे कि मगध एम्पायर के पहले राजा सबसे इंपॉर्टेंट कौन से, तो बिंबिसार हैं। सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड द किंगडम थ्रू आउट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, मैरिड अलायंस विद कौशल। ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन उठे हुए हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि ये जो राजा हैं इन्होंने वैवाहिक संबंध किनसे स्थापित किए? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पहला जो है दैट इज कौशल, थ्रो प्रिंसेस कौशल देवी के साथ शादी हुई। दूसरा लिच्छवी जो था, थ्रो प्रिंसेस चेला विच स्ट्रेंथ द किंगडम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 राज्यों के साथ इन्होंने शादियां की हैं, उन दोनों राज्यों के नाम भी हुए हैं। पहला है कौशल देवी और दूसरा है लिच्छवी की प्रिंसेस चेल्ला। इसको चेन्ना भी कई जगहों पे है, वैसे नाम कई जगहों पे इनको चेल्ला के नाम से ही डिनोट करते हैं, चेल्ला। प्रमोटेड ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, अ कंटेम्परेरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड महावीर। ठीक है, बुद्धा और महावीर के लगभग कंटेम्परेरी थे, स्टार्ट होता था उसी के आसपास ही आपके रहते थे। दूसरे हैं आपके अजातशत्रु, जो इनके बाद बनते हैं। ये क्या है? इनके सन ऑफ बिंबिसार इनिशियली इम्प्रिजन्ड हिज फादर एंड लेटर असेंटेड द थ्रोन। ठीक है, तो इन्होंने अपने, आप कह सकते हैं, जो पिता थे उस पिता की हत्या करने के बाद ये राजा बनते हैं अजातशत्रु। ठीक है, ये एक फैक्ट है। एक्सपेंडेड द किंगडम फर्दर बाय कॉन्करिंग कौशल और वज्जी। कौशल और वज्जी जो पीछे आपने देखा कि इन्होंने शादी की थी, बट ये जो अजातशत्रु थे इन्होंने क्या किया? कॉन्कर किया था, मतलब उनसे युद्ध करके उसको अपने कब्जे में लिया था। ठीक है, नेक्स्ट बिल्ट द फेमस फोर्ट सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। ये सबसे, देखो यूपी पीसीएस में आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, यूपी पीसीएस में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? आज का जो पटना,
पटना जो है आज का, उस पटना की स्थापना बेसिकली किसने की थी? तो सिंपल बात है, किसने की थी? अजातशत्रु ने। डेवलप एंड यूज्ड वॉर मशीन लाइक रन, ये है रथमूशल, ध्यान से, ये एक है मशीन का नाम रथमूशल, और दूसरा महाशिला कंटक, ध्यान से, दो हैं, पहला है रथमूसल, दूसरा है महाशिला कंटक। रथमूशल और महाशिला कंटक, ये दो क्या हैं? ये दोनों वेपन्स हैं जो किसने डेवलप किए थे? अजातशत्रु साहब ने डेवलप किए थे, याद रखना, दोनों उठे हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कहां गया? नेक्स्ट है अ फॉलोअर ऑफ बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इनके क्या थे? ये फॉलोअर थे, ठीक है। इसका मतलब ये आपके बौद्ध धर्म के भी थे और जैन धर्म के भी आप फॉलोअर में आते हैं, ठीक है। बौद्ध में भी आते हैं और जैन धर्म दोनों में आते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं उदयन, सन ऑफ अजातशत्रु एंड द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी के लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे उदयन। शिफ्टेड द कैपिटल, देखो देखो ध्यान से, मैं आपको फिर बता दूं, इसको नोट कर लेना। इसमें इनका क्वेश्चन हमेशा उठता है, ये वाला, इसमें उठता है क्वेश्चन इनका जो है पाटलिपुत्र, और उदयन के बारे में याद रखिएगा, ये कौन से राजा थे जिसने अपनी जो कैपिटल थी वो राजगृह से कहां शिफ्ट की थी? पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी। ये फेमस क्वेश्चन यही है, आप उठा के घटना चक्र देख लीजिए, घटना चक्र में भी जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसी बेस पे मिलेंगे कि किस राजा ने अपनी जो कैपिटल थी उसको ट्रांसफर की थी, ठीक है। स्ट्रेंथन द फोर्टिफिकेशन ऑफ पाटलिपुत्र, आफ्टर हिज डेथ द हर्यक डायनेस्टी केम टू एंड। तो जो मेजर आपके हो गए ये प्लस ये प्लस ये, तो ये तीनों किंग मिला करके हर्यक डायनेस्टी होती है मगध की सबसे पहली साम्राज्य। क्लियर हो गया? तो मगध का सबसे पहला साम्राज्य हर्यक डायनेस्टी, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। लेड द फाउंडेशन ऑफ मगध एम्पायर, यानी जो मगध राज्य था उस मगध राज्य को स्थापना आप कह सकते हैं, उसको करने का काम इन्होंने किया था। मार्क्ड मगध राइज एज अ पावरफुल स्टेट इन नॉर्थ इंडिया, यानी मगध को एक विकसित राज्य बनाने का काम, या एक पावरफुल का मतलब ताकतवर राज्य बनाने का काम भी किसने किया था? इन लोगों ने किया था। मगध बिकेम अ मोनार्कियल स्टेट फ्रॉम अ ट्राइबल चीफडॉम, सिंपली भाषा में जनजातीय वाले एरिया से शिफ्ट होकर के ये कहां पे पहुंच गया था? मगध आपका राजतंत्रीय हिस्से में पहुंच गया था। तो जनजाति वाले सिचुएशन से होते हुए कहां पहुंचा? ये राजतंत्र में आपका मगध पहुंचता है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन वाज बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड। जो एडमिनिस्ट्रेशन था आपका वो जितना ज्यादा क्या हुआ? ऑर्गेनाइज्ड हुआ। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है संगठित, संगठित, और दूसरा सेंट्रलाइज का मतलब केंद्रीकृत। बिंबिसार अजातशत्रु वर ग्रेट रूलर, वॉरियर एंड पैट्रॉन, कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्लोमेसी, वॉर एंड मैरिज अलायंसेज। हाँ, यहां पे एक चीज मैं आपको ध्यान से बता दूं, ध्यान से, तीन चीजें होती हैं। पहली है आपकी युद्ध, दूसरा है विवाह शादी, और तीसरा होता है वार्ता। नोट कर लीजिए, डिस्कशन। ये तीन चीजें होती हैं जिन तीन चीजों की दम पर आप कह सकते हैं मगध में मगध को मगध बनाने का काम किया गया था, ठीक है। तो मगध एम्पायर डेवलप हुआ है सबसे ज्यादा, उसके पीछे ये तीन चीजें होती हैं, युद्ध, वैवाहिक प्रस्ताव और डिस्कशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म भी आया था। पाटलिपुत्र सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड एट द कैपिटल। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कोई भी शहर पूछे, कोई भी जो डायनेस्टी है वो डायनेस्टी हमेशा याद रखिए किसी ना किसी शहर के नाम से जनरली डिनोट होती है। जैसे अभी मगध में पाटलिपुत्र की वैल्यू आएगी, फिर धीरे धीरे ये खिसक करके खिसक होगी कन्नौज में शिफ्ट होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी तो पाटलिपुत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो पाटलिपुत्र का कॉन्सेप्ट यहां पे आता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। हर्यक डायनेस्टी, इट मार्क द ट्रांजिशन, हुआ था ग्राउंड फॉर द राइज ऑफ। अब इस पर्टिकुलर हर्यक डायनेस्टी के बारे में, तो हर्यक डायनेस्टी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सबसे पहली है। इट मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम ट्राइबल टू मोनार्कियल, ट्राइबल से मोनार्की की तरफ शिफ्ट हुए। इट प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द राइज ऑफ नंदा एंड मौर्य, आगे नंदा मौर्य डायनेस्टी को ग्राउंड भी इसने बनाया। द पीरियड सॉ द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड, अर्बनाइजेशन और बुद्धिज्म, यानी इसका प्रमोशन हुआ। क्लियर हो गया, सिंपल है। मगध डायनेस्टी जब भी पढ़ेंगे तो मगध डायनेस्टी की शुरुआत जिस डायनेस्टी से होती है उस डायनेस्टी को क्या नाम से डिनोट करते हैं हम लोग? हर्यक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, जो कि आपके सामने है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो डायनेस्टी आती है आपकी वो है शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट डायनेस्टी आपकी शिशुनाग डायनेस्टी।
बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। शिशुनाग डायनेस्टी में काला शोक का नाम जनरली पूछा गया है क्योंकि काला शोक इंपॉर्टेंट है ड्यू टू रीजन। इसमें देखिए शिशुनाग डायनेस्टी में ऑब्वियस है हर्यक के बाद आते हैं, तो इनका टाइम स्टार्ट होता है 412 से लेके 344 तक। कैपिटल इनिशियली क्या थी, राजगिरी थी, बाद में कहाँ हुई है, वैशाली। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन प्रीलिम्स का है। शुरुआती दौर में ये थी और बाद में आपकी कहाँ शिफ्ट होती है, वैशाली में। ओरिजिन में देखा जाए तो मगध, फाउंडर कौन है, शिशुनाग इसके, और एंड है द डायनेस्टी एंड द डेथ ऑफ द लास्ट रूलर नंद। मगध बताऊंगा अभी आपको। तो इसमें देखो दो इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं। पहला है शिशुनाग 412 से 394, फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी हैं। ओवर थ्रू द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, एक्सपेंडेड द मगध किंगडम, फर्स्ट किंग टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम राजगिरी से वैशाली। ध्यान से, मैं हमेशा बोल रहा हूं जो कैपिटल शिफ्टिंग है उस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं, जिनको राजधानी का परिवर्तन बोलते हैं। राजधानी का परिवर्तन, ठीक है। तो राजधानी का परिवर्तन किसने किया था, तो पहले किंग थे शिशुनाग, जो कि राजगृह से कहां लेकर के आए थे, वैशाली लेकर के आए थे अपनी कैपिटल को। काला शोक की बात करते हैं तो ये काला शोक बेसिकली क्या थे, इनके लड़के थे सन एंड सक्सेसर ऑफ शिशुनाग। हिज क्वीन वॉज अ लिच्छवी प्रिंसेस थ्रू हुम ही हैड स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद वैशाली, क्योंकि लिच्छवी की जो राजकुमारी थी वो इनकी वाइफ थी। तो और लिच्छवी बेसिकली एरिया में कहाँ था, वैशाली राज्य में पड़ता था। तो इसलिए वैशाली वाला पीछे देख लीजिएगा, पीछे में जब इस स्लाइड को पढ़िए तो इस वीडियो को बार बार देखिए, तो पीछे आपको महाजनपद आपको दिए हुए, तो महाजनपद में एक बार एरिया चेक कीजिए, वैशाली कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। कन्वेंट द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, मैंने बोला आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आपको याद है तो मैंने बुद्धिस्ट काउंसिल आपको पढ़ाई थी। तो बुद्धिस्ट काउंसिल में जो द्वितीय है वो बुद्धिस्ट काउंसिल काला शोक ने करवाई थी, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट नाम में होता है। दूसरी चीज, इसके फीचर की बात की जाए तो पहली डायनेस्टी है जिसकी दो कैपिटल है। पहली कैपिटल का नाम है राजगिरी, दूसरी है वैशाली। स्ट्रेंथन द किंगडम बाय अलायंस स्पेशली विद द लिच्छवी ऑफ वैशाली। ध्यान से, गठबंधन, गठबंधन आप कह सकते हैं, अलायंस, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पहली है, और सीधी बात है किसके साथ, वैशाली। लिच्छवी वाला जो पोर्शन होता है उस वाले पोर्शन के साथ बहुत अच्छे रिलेशन सेटअप किए थे किसने, शिशुनाग वालों ने, ठीक है, मतलब नाग डायनेस्टी ने, ठीक है। इसी को नाग डायनेस्टी बोलते हैं, शिशुनाग डायनेस्टी या नाग डायनेस्टी सेम ही चीज है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक, यानी जो प्रशासन था वो काफी अच्छा माना जाता है इन लोगों का। द डायनेस्टी लेड द फाउंडेशन फॉर द राइज ऑफ नंदा डायनेस्टी, तो ऑब्वियस बात है शिशुनाग डायनेस्टी के बाद कौन आते हैं, नंदा डायनेस्टी आती है, याद रखिए, ठीक है। तो पहली होगी हर्यक डायनेस्टी, दूसरी होगी शिशुनाग, और फाइनली कौन आएंगे, नंदा डायनेस्टी आएंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसके कुछ फैक्ट्स होते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बताते चल रहा हूं, तब तक आप नोट करते चलिए। शिशुनाग डायनेस्टी के क्वेश्चन में दो तीन पॉइंटर नोट कीजिए। देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी उस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठे हुए हैं, पहला। दूसरा, सेकंड पॉइंट ध्यान से, जो नाग डायनेस्टी के लोग थे इन्होंने ना दो लिए हुए हैं टाइटल, एक है एक रात, नोट करते चलिए, और जो दूसरा टाइटल इन्होंने लिया है वो टाइटल है आपका एक छत्र। एक छत्र, ये दो टाइटल हैं, जो एक रात और एक छत्र, ये दोनों टाइटल को लिया गया था बाय द शिशुनाग किंग्स। नोट कीजिए, ये वो फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ रखे हैं किसी ना किसी, तो इसलिए मैं आपको हाथों हाथ करा दे रहा हूं। दूसरा, स्थाविर और महासांघिक, सेकंड पॉइंट, जो बुद्धिस्ट था, जो बौद्ध अपना रिलीजन था, बौद्ध धर्म था, वो इसी के समय दो हिस्सों में टूटा था। पहला नाम था स्थाविर, STHAVIR, और दूसरा है महासांघिक। ध्यान से, स्थाविर और महासांघिक के नाम से बौद्ध रिलीजन आपका दो हिस्सों में टूटा था इन्हीं के समय, नोट करिए। और
शिशुनाग डायनेस्टी का जो सबसे लास्ट किंग है, लास्ट किंग, ये तो भाई इंपॉर्टेंट थे, उसका नाम है नंदी वर्धन। जो लास्ट किंग है उसका क्या नाम है? नंदी वर्धन। नोट कीजिए, नंदी वर्धन। ठीक है, ये ध्यान से, ये सब फैक्ट्स हैं जो आपके शिशुनाग डायनेस्टी में आए हुए हैं, क्वेश्चन पुट अप हो रखे हैं। चलो तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट डायनेस्टी जो आती है वो आपकी कौन सी है? नंदा डायनेस्टी। एक मिनट, अरे यार कोई और कलर लेने, समझ में नहीं आएगा ना। चलो नेक्स्ट है नंदा डायनेस्टी। देखो नंदा डायनेस्टी का ऑब्वियस है मौर्य के जस्ट पीछे वाले यही थे। आप लोगों ने वो देखा होगा, घनानंद को मारा था चाणक्य ने, मूवी ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य जो उसके कहानी बनाने का काम किया था ना, वो ये थे। तो इसके पीरियड की बात की जाए तो 344 से 321 बीसी का मतलब लगभग 23 साल है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैपिटल ऑब्वियस बात है पाटलिपुत्र। ओरिजिन मगध का एरिया था। फाउंडर का नाम था महापद्मनंद। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नंदा डायनेस्टी के संस्थापक का नाम क्या था? तो संस्थापक का नाम क्या था आपका? महापद्मनंद। एंड की बात करते हैं तो उससे पहले समझिए सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन है आपका? महापद्मनंद। फाउंडर हैं, यूसर्प्ड द थ्रोन ऑफ मगध आफ्टर किलिंग द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी को। लास्ट जो किंग थे उसको खत्म करने के बाद ये बनते हैं इसके। He was a powerful, ambitious ruler, expanded his empire and brought almost the entire north and नंदा डायनेस्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये बंदा जो था इसने ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया को, लगभग नॉर्थ इंडिया का लगभग पूरा पोर्शन जो था उस पोर्शन को कब्जे में कर रखा था। तो नंदा डायनेस्टी इंपॉर्टेंट। ही इज डिस्क्राइब एज द फर्स्ट रूलर ऑफ लो ओरिजिन टू अटेन द इंपीरियल थ्रोन। इसके बाद जो राजा आता है इंपॉर्टेंट, वो है आपका घनानंद। धनानंद कई जगहों पे होता है, कई जगहों पे इसको घनानंद के नाम से भी बोलते हैं। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि घ है कि द है, ठीक। वैसे घनानंद नाम था। लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी एंड सन ऑफ महापद्मनंद का लड़का। ही वॉज वेरी वेल्दी, अमीर था ऊपर। अकॉर्डिंग टू ग्रीक अकाउंट्स ही हैड अ ह्यूज आर्मी एंड इमेंस रिसोर्सेज। दिक्कत यहीं से, ही वॉज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त एंड द हेल्प ऑफ चाणक्य। तो ध्यान से, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की राज्य को उससे हटाया था। याद रखना, बहुत फेमस कहानी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, चाणक्य कौन थे, अर्थशास्त्र जो है उसमें सारी चीजें के बारे में बताया गया है। इस तरीके के क्वेश्चंस को कवर अप करना होता है, ठीक है। चलो फीचर्स की बात करते हैं। द नंदा डायनेस्टी वॉज द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी ऑफ इस टाइम। सबसे ज्यादा पावरफुल डायनेस्टी आपकी नंदा है। महापद्मनंद इज सेड टू हैव कॉन्क्वर्ड कलिंग, अस्मक, काशी, कौशल एंड मैंने। तो बेसिकली महापद्मनंद ने बेसिकली ये कलिंग को जीता, अस्मक को जीता, काशी को जीता, कौशल को जीता, उसके अलावा बहुत सारे एरियाज को जीते। हैड अ लार्ज एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, जिसमें से लगभग 2 लाख से ज्यादा के आसपास आर्मी थी, जिसमें 20,000 कैवलरी, 3,000 हेलीपैड, 2,000 चैरियट। बहुत विशाल आर्मी आप कह सकते हैं नंदा डायनेस्टी के पास थी उस समय पे, ठीक है। इमेंस वेल्थ था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। द डायनेस्टी केम टू एन एंड विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दिक्कत ये है कि ये जो बंदा था ना, ये थोड़ा सा था लालची, ग्रीडी, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था आलसी। क्योंकि जब पीछे बैकअप तैयार होता है ना तो आदमी को बहुत ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिलता। तो ये यहाँ पे निगेटिव चीज चली गई। तो यहां से जाने के बाद फाइनली जो चाणक्य था, चाणक्य इवन उस समय भारत के ऊपर, आपको थोड़ी सी कहानी समझा दूं, जब ये राजा था तो उस समय भारत पर अटैक होने की पॉसिबिलिटी हो रही थी सिकंदर की। सिकंदर आप सब लोग जानते होंगे, अलेक्जेंडर, वो भारत पे अटैक करने की सोच रहा था। इनके राजगुरु जो थे वो थे आपके चाणक्य। तो चाणक्य ने आकर के इनके कोर्ट में बोला कि साहब कि एक बंदा है, नाम है अलेक्जेंडर, वो इसके ऊपर अटैक करना चाह रहा है, आप उसको बचाने के लिए क्या कर रहे? तो उसने कुछ इंसल्ट कर दी थी। तो इसीलिए उसके बाद से फेमस हुआ कि गुरु की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही आपको सब बनाने का काम करता है, बड़ा फेमस है। उसी के बाद चाणक्य की बुक आई है अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र बहुत फेमस बुक है, बहुत फेमस है। अर्थशास्त्र के राइटर का नाम हमेशा याद रखिए, आपको मिलेगा। उन राइटर का नाम है विष्णुगुप्त, ध्यान से, यही विष्णुगुप्त है चाणक्य का ओरिजिनल नाम, ठीक है। तो चाणक्य वैसे फेमस है। चाणक्य नीति आप सभी ने सुना होगा, चाणक्य नीति क्या होती है XYZ करके ना, वो यही होती है, विष्णुगुप्त, ठीक है। चलो
तो उसके बाद जब आया था तो उन्होंने काफ़ी इंसल्ट की थी, तो फिर उन्होंने चाणक्य को कुछ धक्का वक्का दे दिया था, तो उनकी जो पीछे होती ना शिखा चोटी ये खुल गई थी। तो उन्होंने फिर चाणक्य ने कसम भी खाई थी कि जब तक मैं इसको हटा करके कोई ढंग का यहाँ पे राजा नहीं ले आता हूँ मगध एम्पायर पे, तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। ये कसम इसीलिए चाणक्य की कसम बोली जाती है, बड़ी फेमस है कि चाणक्य प्रॉमिस इस तरीके का होता है कि जब तक हो नहीं ना तब तक भाई साहब नहीं कर सकता हूँ। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं कि साहब जब तक हो नहीं जाएगा तब तक मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं करूँगा, कुछ भी इस तरीके का कमिटमेंट, तो कमिटमेंट वाली चीज़ होती है। तो चाणक्य नीति बड़ी खतरनाक मानी जाती है, ठीक है। तो ये कहानी आपकी क्या थी, धनानंद की। तो धनानंद को फाइनली हटा करके किसको लेकर के आते थे ये, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य। तो धनानंद लास्ट किंग होता है, लास्ट किंग के बाद चंद्रगुप्त को लेके आते हैं, बट वो हम लोग गुप्ता पीरियड में सॉरी मौर्य पीरियड में समझेंगे। बट उससे पहले कहानी क्या होती है, तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हो गई तीन। शिशुनाग सबसे पहले आपने पढ़ा हर्यक डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी के बाद आपने पढ़ा शिशुनाग डायनेस्टी, और शिशुनाग के बाद आपने पढ़ा नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी के आने के बाद, नंदा डायनेस्टी लगभग आपकी यहाँ पे होती है, इसके बाद मौर्य डायनेस्टी आने के पहले भारत में दो इंपॉर्टेंट काम होते थे। उस दो इंपॉर्टेंट काम में सबसे पहले भारत के ऊपर इन्वेजन हुए, तो हेडिंग डालिए फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया, भारत में विदेशी आक्रमण, भारत में विदेशी आक्रमण। उसकी स्लाइड यहां पर है। विदेशी आक्रमण भारत में दो हुए हैं। पहला आक्रमण हुआ हकमनी साम्राज्य का, हकमनी इंपायर, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हकमनी वाला इंपायर भारत के ऊपर अटैक किया था। इसके जो राजा था नाम था यहाँ पे डायरियस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डायरियस, इसको साइरस यहाँ पे लिखा हुआ है, हकमनी अटैक, साइरस अटैक। और दूसरा कौन था, डायरियस का, डायरियस। सिंपल भाषा में मौर्य डायनेस्टी के जस्ट पहले भारत में दो अटैक हुए हैं, जिसमें एक हकमनी का, दूसरा अलेक्जेंडर का, जो भी आप पढ़ेंगे। ये दोनों अटैक आपके भारत में होते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़े से आपको बता दूं, नोट कीजिए। पहला 590 टाइम बीसी के आसपास, लगभग 10 और तो लगभग सेम ही है इसका, ठीक है। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, स्लाइड की दिक्कत नहीं, मैं कुछ पॉइंटर आपको बताऊं, उस पॉइंटर को नोट करो। पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग का नाम है साइरस, ये लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग है साइरस। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है डारियस फर्स्ट, यहां देखो लिखा है डारियस फर्स्ट, इसी को दारा प्रथम के नाम से भी बोलते हैं, दारा DARA, दारा प्रथम के नाम से भी बोलते हैं। ध्यान रखना, पहली बार जो इसका अटैक हुआ था, उस अटैक की जो समय की बुक्स है उसमें इंडस रिवर का प्रॉपर उल्लेख है, ठीक है, रिटन फॉर्मेट में है इंडस रिवर, इंडस रिवर के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट, वहां से जब इसने अटैक किया तो अटैक होने के बाद ये कंबोज और गांधार तक पहुंचा। अटैक होने के बाद कंबोज और गांधार तक, नोट करते चलिए, कंबोज और गांधार तक पहुंचा। गांधार कहां पे है, गांधार आपका इस पोर्शन में, ठीक है, यहां पे लगभग जो अफगानिस्तान का सेक्शन है वहां तक पहुंचा था। और उसी समय दारा थर्ड, फिर एक नया राजा बनता इस एरिया में, उसका नाम था दारा थर्ड, दारा थर्ड के नाम से लिखो, डिफीटेड बाई अलेक्जेंडर। उसको फिर किसने हराया, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने हराया। किसने हराया, सिकंदर ने हराया, दारा थर्ड। और फाइनली फिर दारा थर्ड के बाद कौन आता है भारत में, इंडिया की तरफ अटैक करता है, वो है आपका अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ध्यान से, ये है आपका अलेक्जेंडर, जिसमें सिकंदर का अटैक, इसी अलेक्जेंडर का अटैक मैंने पीछे भी बताया था, घनानंद के पैरेलल कंटेम्परेरी हुआ था। तो घनानंद को बताने गए थे चाणक्य साहब के, साहब अटैकर हुआ है, बचा लो, बट वो थोड़ा सा रसिक आदमी थे, नाच गाना म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इस तरीके से कहानी चलती है, ठीक है। खैर, तो अलेक्जेंडर अटैक ऑन इंडिया, तो इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर की कहानी पे देखिए 326 सबसे इंपॉर्टेंट और डेट है भाई साहब, 326 रट लीजिएगा। 326 BC में अटैक हुआ है अलेक्जेंडर का। ओरिजिन इसका क्या है, तो ओरिजिन आपका मैकडोनिया अलेक्जेंडर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन कहां से था, ग्रीस का था अलेक्जेंडर, ठीक है। मोटिव टू एक्सपेंड एम्पायर, टू कॉन्क्वेर द रिच लैंड ऑफ ईस्ट और टू अचीव फेम एंड ग्लोरी, अलेक्जेंडर की कहानी है। कौन था अलेक्जेंडर, बेसिकली मैकडोनिया का राजा था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर्स इन हिस्ट्री। ही हैड ऑलरेडी कॉन्कर्ड पर्सिया और बाकी जितने भी एरिया लगभग जीत चुके थे, और हिज एम वाज टू रीच द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के आखिरी हिस्से तक पहुंचना, ये इसका टारगेट था। मेजर इवेंट ऑफ अलेक्जेंडर अटैक में अलेक्जेंडर ने क्रॉसिंग द हिंदूकुश, सबसे इंपॉर्टेंट था हिंदूकुश को क्रॉस करना। हिंदूकुश आपका ये है इंडस, इंडिया वाला जो सेक्शन, अगर आज के समय का आप इंडिया कुछ इस तरीके से देखना चाहेंगे तो लगभग यहाँ पर आपका, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे करके। तो ये जो हिंदूकुश आप देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन पाकिस्तान बॉर्डर, तो यहां से एंट्री करके इसने इधर क्रॉस किया था सबसे पहले, किसको, हिंदूकुश को। तो यही लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर क्रॉस द हिंदूकुश
एंड एंटर द रीजन ऑफ मॉडर्न डे अफगानिस्तान, यानी आज के कहां पहुंचा था, अफगानिस्तान में पहुंचा था। जब अफगानिस्तान में पहुंचा तो वहां पर इसकी लड़ाई होती, याद रखिए, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ हाइडेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, झेलम का युद्ध, या इसी को बोलते हैं वितस्ता की लड़ाई, बैटल ऑफ वितस्ता, ध्यान से ये लड़ाई होती। अलेक्जेंडर फॉट अ फियर्स बैटल विद किंग पोरस, आप सभी ने सुना होगा ना, पोरस के साथ लड़ाई हुई थी, पुरु, तो ये वो वाली लड़ाई होती है, याद रखिए, जिसके साथ होती है ऑन द बैंक ऑफ, कहां पे हुआ था, हाइडपस, झेलम रिवर के बहुत था। किंग पोरस पुट अप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट बट वाज डिफीटेड, ऑब्वियस हार गया। इम्प्रेस्ड बाय हिज ब्रेवरी अलेक्जेंडर ट्रीटेड हिम विद रिस्पेक्ट एंड मेड हिम द रूलर ऑफ हिज किंगडम, वापस उसके राज्य को बना दिया। लड़ाई बहुत अच्छी हुई थी, हार गया था पोरस, बट चूंकि उसकी लड़ाई से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था अलेक्जेंडर, तो उसने उसकी वापस कर दिया कि भाई साहब ने बढ़िया आदमी हो तुम अपना राज्य वापस रखो, ठीक है। तो ये सेक्शन था इसका, ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंडर एडवांस फर्दर अप टू द ब्यास, हिज आर्मी रिफ्यूज। देखो कहानी कुछ इस तरीके से समझो, कहानी ये थी कि ये जो इंडिया का सेक्शन था, मैंने अभी आपको बनाया कुछ इस तरीके से, आपका इंडिया है यहाँ पे, ध्यान से ऐसे करके, ठीक है। तो जब अलेक्जेंडर हिंदू को क्रॉस करके यहाँ पहुंचा, तो आपको पता होगा यहाँ पर ऊपर से निकलती है ब्यास नदी, नीचे है सतलज जो क्रॉस करती है, ठीक है। सतलज के नीचे फिर आपका शुरू होता था दिल्ली, इस वाला एरिया, और इस हिस्से में उस समय कौन सा डायनेस्टी थी, नंदा डायनेस्टी थी, क्योंकि मैंने बताया नंदा, और नंदा में कौन राजा था, घनानंद। अभी मैंने आपको पीछे एक कहानी बताई, घनानंद के बारे में जो सबसे फेमस चीज थी वो ये थी, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी थी, बहुत ज्यादा पैसा था। दूसरी चीज, सिकंदर के जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर के साथ में जो लोग थे, वो सभी लोग यहां से यहां तक इतनी ज्यादा फाइट लड़ चुके थे कि जब वो ब्यास नदी पर पहुंचे, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ब्यास, जब वो ब्यास नदी पर पहुंचे तो ब्यास नदी को क्रॉस करने के उसकी आर्मी ने मना कर दिया, भाई साहब अब नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे, उसके पीछे की 3 कहानी है, बहुत फेमस है, ध्यान रखना, पूछे मेंस के वैसे क्वेश्चन है। सबसे पहला रीजन जो मना करने का था वो था मच्छर, ये जेन्युइन चीज है। मच्छर का मतलब वहां की जो आर्मी थी वो इंडिया के मच्छरों से बड़ा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो इंडिया में बड़े नहीं, जो तराई वाले, बेसिकली ये कौन सी बेल्ट है आपकी, तराई, और तराई में आपको पता ही होगा कि बेसिकली पानी वाला हिस्सा होता है, तो उस बेल्ट में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, मच्छर पाए जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया, भाई साहब हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो थी सतलज, सतलज बहुत बड़ी नदी थी, उस बहुत बड़ी नदी को क्रॉस करना ये भी बड़े अपने आप में इश्यूज वाली चीज है। और तीसरी जो चीज है वो थी आपकी नंदा डायनेस्टी, नंद जो साम्राज्य, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य है, आर्मी बहुत बड़ी है, ऑब्वियस अगर उससे आपको लड़ना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। इसलिए तीनों आर्मी ने, मतलब जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी, उस आर्मी ने मना कर दिया कि साहब हम नहीं लड़ेंगे, अब आप देख लो क्या करना है। इसीलिए बहुत फेमस कहानी है, अलेक्जेंडर ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं किसी से नहीं हारा, अपनों से हारा। तो ये जो कहानी है ना कि लोग किसी से नहीं हारते, अपनों से हार जाते, ये बेसिकली कहानी आप कह सकते हैं अलेक्जेंडर से ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि जो किसी से नहीं हारता वो किससे हारता है, अपनों से हार जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है, क्योंकि उसकी आर्मी, सोचे सिकंदर पूरा यहाँ से इस पूरे हिस्से को लगभग उसने नॉर्थ एशिया पूरा जीत लिया, लेकिन जब यहाँ पे पहुंचने की नौबत आई तो उसकी आर्मी ने क्या कर दिया, साहब मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। अब आप बिना आर्मी का आप कैसे अकेले थोड़ी लड़ पाओगे, सिंपल बात है। तो ये थोड़ा सा झगड़ा रहता है। खैर, अब सिकंदर ने जो भारत पर अटैक किया तो उस अटैक के क्या फायदे क्या रहे, तो सबसे पहले ब्रॉट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इनटू कांटेक्ट विद वेस्ट, भाई सीधा ये हिस्सा और ये हिस्सा ये आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। तो सबसे बड़ी चीज तो ये हो गई। इंट्रोड्यूस ग्रीक कल्चर एंड मिलिट्री टेक्निक्स, भारत में क्या लेकर के आए, ग्रीक कल्चर लेके आए और मिलिट्री टेक्निक लेकर के आए। भारत में एंट्री तो हो गई थी, अफगानिस्तान के बाद क्रॉस किए थे, तो एंट्री होने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा। नेक्स्ट है प्रमोटेड ट्रेड, आर्ट एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, सीधी बात है, संस्कृति का आदान प्रदान होना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संस्कृति और व्यापार, इन दोनों का यहां पे होना, ठीक है। हिज सक्सेसर एस्टेब्लिश ग्रीक किंगडम्स इन इंडिया, तो इसके बाद इसने इंडो ग्रीक कल्चर आपने सुना होगा, भारतीय यूनानी संस्कृति, जिसमें एक नाम आएगा जब मौर्य खत्म होंगे ना, मौर्य के बाद, तो मौर्य के बाद आते हैं कुषाण। तो जो कुषाण होते हैं वो कौन होते हैं, आपके इंडो ग्रीक कल्चर के नाम से उनको डिनोट करते हैं, इंडो ग्रीक सभ्यता, इंडो ग्रीक कल्चर के नाम से उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका अलेक्जेंडर के अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है
तो ये ध्यान से सिकंदर के बारे में, ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है कि निम्न नहीं होता सीक्वेंस में लगाइए कि कौन सा क्या था, तो उसका सीक्वेंस यहाँ पे है। सबसे पहले पर्शियन एम्पायर खत्म होती है, अलेक्जेंडर इंटर करता है हिंदू कुश में, बैटल ऑफ हाइडापस में बार बार कह रहा हूँ, झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध इतनी बार प्रीलिम्स में उठा हुआ है, कौन क्या कैसे, रिफ्यूजल ऑफ आर्मी एट ब्यास रिवर, रिटर्न टू बेबीलोन एंड डेथ ऑफ अलेक्जेंडर। तो बेबीलोन, हाँ ये यहाँ रखना, बेबीलोन जाते समय इसको वैसा कहते हैं कि जब यहाँ से लौटने लगा था तो ये जब बेबीलोन पहुंचा था, बेबीलोन ध्यान से, बेबीलोन जब यहाँ पहुंचा था तो यहाँ पहुंचते पहुंचते इतना ज़्यादा इसको झटका लग गया था, खास करके मैंने बताया मेजर जो इमोशनल होता है कि हमें किसी ने नहीं किया, हमें किसने धोखा दे दिया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा हम अपनों ने। तो उसके बाद से इसको जब झटका लगा तो झटका लगने के बाद इसने डेथ हो जाती है। तो पूछा हुआ कि इसकी सिकंदर की डेथ होती है वो कहाँ पर होती है, तो बेसिकली कहाँ होती है आपकी बेबीलोन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन उठे हुए हैं। ये रही आपकी अलेक्जेंडर की कहानी। चलो अब फैक्ट्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, क्या अगर कुछ है तो नोट कीजिए। वितस्ता हुआ है, हाँ ध्यान से, जब सिकंदर जीत गया था तो सिकंदर जीतने के बाद यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इसने दो शहर के नाम रखे हैं, पहला नाम है निकाया और दूसरा बुकाफेला। नोट कीजिए, पहला शहर है निकाया, NANIKAIY, निकाया, और दूसरा शहर है उसका नाम है बुकाफेला। सेकेंड शहर है बुकाफेला, ठीक है, BUK, बुकाफेला। ये बुकाफेला इसके घोड़े का नाम था, बुकाफेला। नोट कीजिए, ये दोनों शहर इसने बसाए थे, बसाए का मतलब नाम रखे थे बेसिकली, इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेकेंड पॉइंट, ये जो लिखा है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट में ऐसे दो इम्पैक्ट कौन कौन से हुए हैं मैं इसको उधर करा दूं आपको, थोड़ा सा चीजें समझने में आसानी हो जाएंगी आपको। देखिए, इम्पैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर या ग्रीक सिस्टम, ग्रीक सिस्टम के इम्पैक्ट होने से कौन कौन सी चीजें इम्पैक्ट में होती हैं, तो उसमें पहला है, फर्स्ट सिस्टम आपका कहला है, एक मिनट, पहला लिखो छत्र प्रणाली, CHA, ये छत्र प्रणाली सिकंदर लेके आया था, CHATRAPA, छत्रप सिस्टम, लड़ने का एक तरीका होता था। दूसरा छत्रप सिस्टम लेकर के आया है, दूसरा जो लेकर के आया है वो है आपका मुद्रा निर्माण, करेंसी फॉर्मेशन, मुद्रा निर्माण, करेंसी फॉर्मेशन का काम इसने किया था। थर्ड जो चीज है वो है यूजेस ऑफ हॉर्सेस, घोड़े का यूज करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आया था। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान से, वो है गांधार शैली। गांधार शैली के बारे में, गांधार आर्किटेक्चर, भारत में मैंने बताया था ना, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल, ये तीन होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो उस समय की बेसिकली जो आर्किटेक्चर होता तो आर्किटेक्चर गांधार शैली, ये मंदिर जो टेम्पल आर्ट, ये देखो ये जो तीनों है ये टेम्पल आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो मंदिर बने हैं। ये ऊपर वाला कौन सा होता है, नागर, साउथ वाला होता है द्रविड़, ये हमेशा मैं आपको कई बार बता चुका हूं, और सेंटर वाला होता है वेशर। ध्यान से, ये तीनों आपके क्या हैं, ये हैं टेम्पल आर्किटेक्चर है, ध्यान से। लेकिन अगर आपसे पूछे बाकी वास्तुकला, भारत की इंपॉर्टेंट जो बाकी वास्तुकला होती है आर्किटेक्चर, उस आर्किटेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, तो उसमें आपकी गांधार शैली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो कम से कम 5 बिल्डिंग के नाम जो गांधार शैली पर, उसके आंसर से कल बहुत बच्चों ने मुझे आंसर भेजे थे, वहाँ वाले को, जैन वाले तीर्थंकर को लेकर के, तो बहुत अच्छी बात है, जो सीरियस वाली पढ़ाई हो रही है तो चिल थी। कोचिंग खुल जाएगी, आई थिंक कोचिंग के बारे में काफ़ी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। कोचिंग कल मंडे है, कल हम लोगों को बुलाया जा रहा है वहाँ पे चीज़ों को लेकर के, कोचिंग के बारे में क्या है कैसे है, तो कल देखते हैं। आई थिंक मेरे 2 या 3 दिन मैक्सिमम, क्योंकि कल एक्चुअली क्या होता है ना, जो GD होता है ना वो सेकेंड सैटरडे बंद रहता है, तो मैं फ्राइडे को गया था, बट फ्राइडे को उन्होंने बोला कि जो मेन बंदा है वो उस दिन नहीं आया था, छुट्टी सरकारी जानते ही हो, तो सैटरडे में का सेकेंड सैटरडे की छुट्टी पड़ गई थी, नहीं तो आई थिंक आज ही खुल जाती, संडे तक ही खुल जाती, बट
ठीक है, तो कल उन्होंने मंडे को बुलाया कि सर कल आ जाइएगा, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिशन होंगे एंड हो जाएगा। तो 2-3 दिन मैक्सिमम मान के चलिए सरकारी काम हो जाएगा एक बार तो ठीक है। बट आप अपनी पढ़ाई करते चलिए भाई, आपका महाजनपद खत्म हो रहा है तो यार आप अपना कवर करते चलो। इसके अलावा ये जो सिकंदर था, इसी सिकंदर का जो सेनापति था, याद रखिए, उसी सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान से अभी पढ़ोगे सेल्यूकस का नाम, यहां पर नाम नोट कीजिए। क्यों इस सेल्यूकस की जरूरत आपको पढ़ने वाली है? कहां पढ़ेगी? जब आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, तो वहां पे सेल्यूकस बहुत भर भर के, क्योंकि सेल्यूकस ने एक किताब लिखी है, नाम है इंडिका। इंडिका ये बुक वो है जो इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की आप कह सकते हैं वेद है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन दी गई है। तो पूछा हुआ याद रखिएगा, ठीक है? तो बताऊंगा मैं आपको मौर्य एम्पायर में। बहरहाल सिकंदर वाली कहानी आपकी यहाँ पर होती, ठीक है? लेट मी चेक, कुछ कब बच तो नहीं रहा, ऑलमोस्ट मैंने सारा करा दिया। इसके अलावा नहीं है। तो ये बेसिकली आपका पोर्शन था जिसमें आपसे पूछ सकता है चीज़ों को लेकर के, महाजनपद की कहानी क्या थी, इसकी कहानी क्या थी, ठीक है? तो चल महाजनपद वाला सेक्शन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, ठीक है? इंडस वैली खत्म, वैदिक, पोस्ट वैदिक, बौद्ध, जैन और मगध, ये आपका पोर्शन होता है, ठीक है? इसके अलावा मे भी अगर कुछ बच रहा हो तो ये इसके अलावा तो ठीक है, यहाँ पे आपकी कहानी होती है मगध। अब जो शुरू करेंगे वो मौर्य एम्पायर, मौर्य के बाद गुप्ता, गुप्ता के बाद आई थिंक वर्धन एम्पायर होता है, वर्धन के बाद एंशिएंट आपकी लगभग खत्म होते हैं मोटा मोटे, ठीक है? साउथ इंडिया का कल्चर द्रविड़ वाला पढ़ा करके, तब तक तो भूल जाइए, तब तक तो ऑफलाइन आ जाएंगे, बट ठीक है, जब तक चल रहा तब तक अपने सेक्शन को एटलीस्ट कंप्लीट करते चलिए, ठीक है?